एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इस वक्त ये हमारे देश की एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि आपको हमारे देश के लगभग जितने भी बैंक की एफडी स्कीम्स हैं और पोस्ट ऑफिस की भी जितनी स्कीमें हैं, इन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें आपका पैसा भी 100% सेफ रहेगा। आप इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करिए, 1 करोड़ इन्वेस्ट करिए या फिर चाहे 100 करोड़ इन्वेस्ट कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जितना करना है उतना करिए। इसमें आपका एक पैसा 100% सेफ रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सॉवरेन गारंटी मिलती है। मतलब ये कि आपके इस इन्वेस्टमेंट के पीछे भारत सरकार खड़ी है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बैंकों की एफडी में तो आप जानते ही हैं कि सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस होता है, तो उसके ऊपर कुछ भी होगा तो वहाँ पे बैंक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और इसके साथ ही साथ ये जो स्कीम है ये सिर्फ 5 साल की ही है, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 1 मिनट, कहीं आप इसमें इन्वेस्ट करने का तो नहीं सोच रहे ना? मैंने कुछ थोड़ी ज़्यादा ही तारीफ कर दी है शायद। अगर सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी मैंने आपको इस स्कीम के बारे में सारी बातें नहीं बताई हैं। और मेरा मानना ये है कि जब तक आपको किसी भी स्कीम के बारे में सारे नेगेटिव पॉइंट्स की जानकारी अच्छे से ना हो, तब तक आपको उस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अंत में क्या होगा कि बस आप ही परेशान होंगे और कोई भी परेशान नहीं होगा। बताने वाले तो बता के चले जाते हैं कि ये बढ़िया है, वो बढ़िया है ना? और अगर आप उनकी बातों में आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो और इस दुनिया में देखिए, कोई भी स्कीम 100% परफेक्ट नहीं होती। हर किसी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता ही है। बस ये है कि आपको उसके बारे में पता हो, और अगर आपको लगे कि भाई मैं इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकता हूँ, तो फिर ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस स्कीम में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो देखिए, इस स्कीम में इस टाइम पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो इंटरेस्ट रेट है 7.7% का। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फिक्स रहेगा, यानी कि अगर आप आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 5 सालों तक भले ही इसके इंटरेस्ट रेट में रियलिटी में कुछ भी बदलाव आ जाए, आपको इतना ही मिलेगा। ठीक है, अब जब मैं ये कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें आपको हमारे देश के लगभग जितने भी बैंक्स हैं उन सब के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, प्लस जितने भी पोस्ट ऑफिस की स्कीमें हैं उनके कंपैरिजन में भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मैं क्या कह रहा था उस बात को थोड़ा सा समझिए। देखिए, इस वक्त आप किसी भी पब्लिक सेक्टर के बैंक में चले जाइए या एक प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड बैंक में चले जाइए, इन सभी में ना आपको मैक्स टू मैक्स 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। और 7 भी मैं थोड़ा ज़्यादा कह रहा हूँ, ये भी आपको शायद देखने को नहीं मिले। तो अगर आप उन सब के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसके आसपास भी नहीं है। हाँ, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़रूर हैं, वहाँ पे आपको ज़रूर 8% के अप्रॉक्स का मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश में स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते। ठीक है, और जब बात बड़े अमाउंट की होती है तो थोड़ा और आदमी सोचता है कि यार इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? अदरवाइज आपको बाकी के जितने भी बैंक्स हैं उनमें तो नहीं मिलने वाला। प्लस पोस्ट ऑफिस की भी जितनी स्कीमें हैं उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसमें तो 8 से ऊपर का मिलता है, फिर सुकन्या समृद्धि है उसमें भी 8 से ऊपर का मिलता है। तो देखिए, उनमें मिलता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि उन स्कीमों में हर कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता। सीनियर सिटीजन, सीनियर्स के लिए वो मतलब जो बुजुर्ग व्यक्ति है हमारे देश के, उनके लिए बनाई गई है। और जो सुकन्या समृद्धि है वो हमारे जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए बनाई गई है। तो जो अगर आप जनरल कैटेगरी के लोगों को मतलब अगर देखेंगे, जनरल कैटेगरी का मतलब कास्ट वाला जनरल कैटेगरी नहीं, मतलब इन दोनों को छोड़ के जितने भी बच जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनको देखेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाला स्कीम यही है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसमें मैक्सिमम आपको 7.5% का ही मिलता है। केबीपी का भी वही हाल है। तो सब कुछ अगर आप देखेंगे तो आपको इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे नहीं देखने को मिले। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का क्या हिसाब किताब है, तो मिनिमम 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना इन्वेस्ट करना हो करिए। लेकिन हाँ, मिनिमम 1,000 मत इन्वेस्ट कर देना, पता नहीं उसमें क्या ही मिलेगा आपको। खैर चलिए, ये तो इधर उधर की बातें हो गई। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें टैक्सेशन की, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इसका, तो देखिए क्या है कि
जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो 100% टैक्सेबल है, ऐसा कोई एग्जम्पशन तो नहीं मिलता आपको, लेकिन हाँ इसमें ज़रूर है कि एटीसी का जो डिडक्शन है ना वो मिल जाता है आपको। अब इस एटीसी के डिडक्शन में क्या है कि होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो भी इंटरेस्ट आपको इसमें मिलेगा वो आपको ईयरली बेसिस पे तो मिलता नहीं है, सारा पैसा आपको इकट्ठे मैच्योरिटी के टाइम पर ही मिलेगा। तो वो पैसा क्या होता है ना, वो री इन्वेस्ट हो जाता है इसमें, ठीक है। तो जब री इन्वेस्ट हो जाता है तो उसका आप एटीसी के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि कहने के लिए टैक्सेबल ज़रूर होता है, बट अगर हम थोड़ा सा देखें टेक्निकली तो ये कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाता है। खाली आखिरी सॉरी यार, जो लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है ना तो उसमें वो बस देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, बट अदरवाइज ये कम्प्लीटली आपका ऐसे मैनेज हो जाता है। लेकिन देखिए अब जब नया टैक्स रेजिम आ गया है तो, और अगर आपकी इनकम 12-15 लाख के इर्द गिर्द ही है, ठीक है, तो सब मैनेज हो जाएगा, तब इतना आपको अगडम तिगडम करने की जरूरत नहीं है, तब इस एटीसी की भी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं आजकल के टाइम में, तो अब नहीं है, उतनी रेलिवेंस नहीं बची इसकी, ठीक है। तो ये इसका टैक्सेशन वाला हिसाब किताब हो गया। बाकी इस पर टीडीएस लगता है कि नहीं लगता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें आप भी बताइए, सारी मैं ही बता दूंगा तो नीचे कमेंट सेक्शन कई बार खाली रहता है, तो टीडीएस लगेगा कि नहीं लगेगा ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, उसके बाद मैं एक जो सही आंसर होगा उसे पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो टैक्सेशन का हमने देख लिया, डिपॉजिट्स का हमने देख लिया, इंटरेस्ट रेट हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए हमारे देश का कोई सा भी नागरिक इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। इसके साथ ही साथ जो 10 साल से ऊपर का भी अगर कोई बच्चा है तो वो भी अपने नाम पे इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। उससे नीचे किसी की उम्र है तो उसके जो लीगल गार्जियन होंगे वो इसमें उसके नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उसके बिहाफ पे भी जो उसके गार्जियन है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस स्कीम में आप इंडिविजुअल बेसिस पे या चाहे तो जॉइंटली बेसिस पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब जॉइंटली बेसिस पे जाएंगे तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन फर्दर देखने को मिलते हैं, एक जॉइंट ए है, एक जॉइंट बी का टाइप है। तो आपको जो भी दोनों में से ठीक लगता है आप उसमें अपना अकाउंट खुलवा के उस तरीके से उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर आप अपने इस पर्टिकुलर अकाउंट को किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी इसमें पॉसिबल है। बस कंडीशन ये है कि जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एलिजिबल होना चाहिए इसके लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप तो इंडियन सिटीजन हैं और जिसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एनआरआई है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो भी इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए, या फिर आप तो मतलब एडल्ट हैं लेकिन आप एक 4-5 साल के बच्चे के नाम पे ऐसा करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस सामने वाले पर्सन का भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर वो है देन ईजिली वो ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है। अब इसके बाद में इस स्कीम को एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से भी समझ लेते हैं ताकि आपको कम्प्लीटली एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये स्कीम एग्जैक्टली में किस तरीके से काम करती है। फिर उसके बाद में इस स्कीम के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं तो हम उसके बारे में उनको भी डिस्कस करेंगे। तो मान लेते हैं कि आपने इस स्कीम में एक बार में 11 लाख रुपए के अप्रॉक्स की एक इन्वेस्टमेंट करी, तो 5 सालों के बाद 7.7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको मैच्योरिटी पे कुछ 15,93,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स का जो एक अमाउंट है वो मिल जाएगा। अब इसके अंदर में 11 लाख रुपए तो आप ही के हैं और बाकी का जितना भी बच गया 4,93,000, यानी कि हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपए कह सकते हैं, तो ये आपका इंटरेस्ट का इनकम हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 5 सालों में आप इस स्कीम के जरिए बहुत ही आराम से 5 लाख रुपए के अप्रॉक्स का जो इंटरेस्ट है वो कमा सकते हैं अगर आप 11 लाख रुपए के अप्रॉक्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये से ही शुरू है, तो आपको जितना भी करना हो आप उतना कर सकते हैं। चलिए तो अब इस एग्जाम्पल के बाद में इस स्कीम के जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस स्कीम का जो पहला नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.7% का, इसका जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है ना वो ईयरली बेसिस का है। अब देखिए ईयरली बेसिस में क्या होता है ना कि थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको कम मिलता है। मतलब दिखने में आपको 7.7% अच्छा लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ना जब आप इसको बैंक की एफडी वाले इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करेंगे तो ये इंटरेस्ट रेट 7.5% के ही आसपास का बैठता है। तो अगर आपको किसी बैंक की एफडी में सिर्फ 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप समझिए कि उसमें जितना मिलेगा उतना ही लगभग आपको इस 7.7% में मिलेगा, क्योंकि बैंकों की एफडी में क्या है कि वहाँ पे जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टरली बेसिस की होती है, जबकि यहाँ पर ये एनुअली बेसिस की है। लेकिन देखिए अगर 7.5% के हिसाब से भी आप देखेंगे तो भी आपको इतना भी किसी भी प्रॉपर जितने भी हमारे देश के प्राइवेट बैंक्स हैं या जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनमें नहीं मिलने वाला। स्मॉल फाइनेंस बैंक को छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा आपको भी, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में भी आपको 7.5% मिल जाएगा। जैसे ये क्या कहते हैं आपका जो टाइम डिपॉजिट है 5 साल वाला उसमें मिल जाएगा, केवीबी वगैरह में मिल जाता है, बट
जब आप लास्ट में इंटरेस्ट देखेंगे ना फाइनल अमाउंट, तो वो आपको इससे कम ही देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिलेगा? क्योंकि उन सब का कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको इंटरेस्ट का जो पेमेंट है, जैसे पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट है, उसमें एनुअली बेसिस पे आपको मिल ही जाता है। तो जब वो इंटरेस्ट मिल ही जाता है तो उसकी वजह से कंपाउंडिंग का उतना अच्छा जो इम्पैक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलता, जबकि इसमें उसी का बेनिफिट मिल जाता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो नो डाउट कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको अभी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। केवीपी वगैरह है, बट वो फिर 10 साल की स्कीमें हो जाती हैं, तो वो थोड़ा लंबा है इसमें। ठीक है, तो क्या है कि इस कंपाउंडिंग के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा आपको नुकसान ज़रूर झेलना पड़ता है, बट उस नुकसान को झेलने के बाद भी आप फ़ायदे में ही रहते हैं। इसके बाद में जो इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहला वाला तो कुछ था ही नहीं, वो ये है कि एक बार अगर आपने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो 5 साल के लिए भूल जाइए, वो पैसा निकलेगा ही नहीं। लिक्विडिटी बहुत ही ख़राब है इसकी, मतलब ख़राब क्या है ही नहीं लिक्विडिटी इसमें। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पैसा कब निकल सकता है? जब उस इन्वेस्टर की डेथ हो जाए, बस इसी केस में वो पैसा निकलेगा। अगर जॉइंट अकाउंट है तो किसी एक की डेथ हो जाएगी तो दूसरे को ऑटोमेटिकली उसमें मिल जाएगा, वो एक अलग चीज़ है, बट डेथ के केस में ही मिलता है। अदरवाइज अगर कोई आपके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई किसी का पैसा वैसा, अगर आपने उसको मॉर्गेज वगैरह रखवाया था और कोर्ट से ऑर्डर आ जाए कि भैया इसको फॉरफिट करो, तो उस सिचुएशन में निकाला जा सकता है। मतलब नॉर्मल सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आपको कोई इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया, आप अपना सर पटक पटक के मर जाएंगे, लेकिन वो पैसा तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन भी है, जो कि अगेन इसके फीचर में वो सॉल्यूशन भी इंक्लूडेड है। और वो सॉल्यूशन क्या है कि आप इसको प्लेज कर सकते हैं, मतलब प्लेज करके इसको लोन कहीं से भी लिया जा सकता है। किसी भी बैंक में आप चले जाइए, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, इनफैक्ट वो एनबीएफसी होगा तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसमें भी आपको इसको प्लेज करवाने की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है, तो आप वहाँ पर इसके बेसिस पे लोन भी ले सकते हैं। अब लोन कितना मिलेगा वो आप वहीं जा करके पूछेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा, क्योंकि मैंने कभी लिया नहीं है और ना ही मैंने किसी को कभी लेते हुए देखा है, तो मैं इसके बारे में आपको कुछ कह नहीं सकता। तो लेकिन लोन मिल जाएगा आपको इसके बलबूते पे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि चलो मैं इसको मैनेज कर लूँगा, अगर मुझे कभी कल को इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो मैं इसके बेसिस पे लोन लेकर के अपना वो सब मैनेज कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, देन ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को इन सब झमेलों में पड़ना ही नहीं है, फिर आप इसको इग्नोर करिए, फिर आप किसी और स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। और बाकी बात रही कि देखिए इंटरेस्ट रेट वगैरह के बारे में अगर लोन लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस तरह के जो लोन होते हैं ना, इसमें कि कोई एसेट होता है आपके पास, तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम लगता है। तो जब आप नेट बेसिस पे देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट शायद 1-2% ही बन रहा हो। बाकी अगर किसी भी रीज़न की वजह से, जैसे अगर डेथ ही होती है आपकी या फॉरफीचर वगैरह भी होता है किसी भी सिचुएशन में, मतलब जहाँ पे पॉसिबल है भी पैसा निकलना बीच में, तो वहाँ पे भी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी टाइम से पहले। जैसे अगर आप किसी भी सिचुएशन की वजह से 1 साल के अंदर ही पैसा निकल जाता है, इसमें से स्कीम बंद हो जाती है, तो सिर्फ आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही दिया जाएगा, कोई भी ब्याज का पैसा यहाँ पे नहीं मिलेगा। जितना इन्वेस्ट किया है वही मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आप 1 से 3 साल के बीच में निकालते हैं, फिर 3 से 5 के बीच में निकालते हैं, तो कहाँ कहाँ पे आपको कितना कितना पेनल्टी पे करना पड़ सकता है, उसकी जो जानकारी है वो इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप आराम से इसको बैठ के पढ़ सकते हैं। तो अब आप सभी के साथ मुझे इस स्कीम से रिलेटेड जितनी भी बातें शेयर करनी थी वो सारी की सारी मैं शेयर कर ही चुका हूँ। अब बस एक छोटी सी बात और रह गई है कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसेस है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है वो वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है। आपको मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको ना पोस्ट ऑफिस विज़िट करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में हम जाते हैं तो आप जानते ही हैं। लास्ट टाइम मैंने तो कोविड से पहले ही विज़िट किया था, तो अभी एग्जैक्टली में क्या है नहीं है मुझे मैं फ्रेंकली बताऊं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और जब मैं लास्ट टाइम गया भी था कोविड से पहले, तब भी उनका रवैया जो था वो बहुत बहुत ढीला रवैया था। अब कौन से ब्रांच में मैं गया था ये सारी बातें तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट हाँ वहाँ पे थोड़ा इशू होता है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी एजेंट को जानते हो, कोई ना कोई एजेंट आपको वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा, तो वो आपका सारा काम आराम से करवा देगा। थोड़े चार्जेस वगैरह होते हैं उसके, बट वो अच्छे से करवा देता है, तो बहुत ज़्यादा सिरदर्दी आपको नहीं होती। बट फिर भी आपको टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम आपका कंज्यूम होता ही है। तो आप बस एक काम करें जा करके कि वहाँ पे ना जब एजेंट की हेल्प लें तो अकाउंट तो खुलवाएं ही, साथ ही साथ अपना इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिवेट करवा लें। जैसे ही ये 2 काम आपके हो गए ना,
उसके बाद आपको कभी भी उसके चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से आराम से हो जाएगा। उसके बाद तो बस कुछ क्लिक्स की बात होती है और सब कुछ आराम से हो जाता है। और एक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है कोई दिक्कत नहीं है, कि सभी को ना पोस्ट ऑफिस में अपना एक सेविंग्स अकाउंट खुलवा के रख ही लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है ना, जैसे अभी का टाइम है, सारे बैंकों की एफडी के इंटरेस्ट रेट कुछ खास नहीं है, ठीक है, मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है। तो इस टाइम पे ना इस तरह की स्कीम आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसलिए मेरा मानना है ना कि ये आपके पास ना हमेशा एक ऑप्शन के तौर पे रहना चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर अब क्या होगा कि मान लो जिनका नहीं होगा अकाउंट इस टाइम पे, तो वो लोग क्या करेंगे कि अब जा कर के चक्कर काटेंगे, या फिर वो मन ही मन सोच के रह जाएँगे कि चलो छोड़ो हटाओ, कौन इन सब झमेलों में पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से करके रख लीजिए, तो इस तरह की जब भी कोई सिचुएशन आएगी ना, तो आराम से आपका काम सारा का सारा हो जाएगा। अब जैसे इस टाइम पे मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो क्या करूँगा, कुछ क्लिक्स के अंदर में बस मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड करना है और बस पैसे को यहाँ से वहाँ करना है ना? कुछ मिनटों का काम होता है ये। बाकी सब आपके ऊपर, आपको क्या करना है वो आप देखिए। तो अब लगभग हमारी सारी बातचीत यहाँ पे ख़त्म होती है। अब कुछ ऐसा ख़ास तो बचा नहीं, क्योंकि स्कीम में उतना कुछ है ही नहीं बताने के लिए। बाकी अगर आपको लगता है फिर भी कि कुछ ऐसा है जो रह गया या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी इस चैनल पर इस तरह की कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुँच जाए। तो बस आप सभी ने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।